नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बनी अपडेट और मैं हूं हाफिज़ कुरैशी। इस समय हम बसोली में मौजूद हैं और हमारे साथ एडवोकेट दलजीत सिंह बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा कि अगर हम बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, बहुत सारे मसाइल हैं बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं भी चाहे वो सड़क से रिलेटेड हों, हेल्थ रिलेटेड हों, इसके साथ साथ बहुत सारे वाटर, बिजली की, ग्रामीण क्षेत्र। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप और किन मुद्दों को लेकर लोग जो हैं वोट डालने निकलेंगे इस बार? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बनी अपडेट का, जो हमारे पास यहाँ पे आए, हमारे जितने भी जो हमारी मिसाइल्स हैं उनको कवरेज करने के लिए। तो जैसे कि आपने कहा कि एजुकेशंस की बात की जाए, हमारा रोड्स की बात की जाए, इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए, पानी की बात की जाए, तो जैसे कि मैंने अपने इलेक्शंस के दौरान और इससे पहले भी मैंने 18 पंचायतें अपनी घूमी हुई थी, वहाँ पे डोर टू डोर में जा चुका हूँ। वहाँ पे मैंने हर एक चीज़ अच्छे से अपनी नज़रों से देख चुका हूँ कि हमारे 18 के 18 पंचायतों में सबसे पहले तो पानी की इतनी ज़्यादा समस्या है कि हम आपको बता नहीं सकते। आज जैसे कि हमें पता है कि ज़िंदगी जीने के लिए पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जब तक कि हम आज़ादी की इतनी देर हो चुकी है हमें, तब भी हमारे पास पानी की सुविधा नहीं है। कहीं ऐसे दूर दराज के हमारे क्षेत्र हैं जहाँ पे बिजली तक नहीं है, और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे एजुकेशन अभी तक प्रोवाइड नहीं हुई, वहाँ तक पहुँची नहीं है एजुकेशन। जैसे रोड्स की बात करें तो आपको रोड्स की हालत तो हमारी पता है। बिल्कुल, अगर हम खास तौर पर इस महानपुर से बसोली सड़क का जो सड़क है, इस सड़क की बात करें, बहुत ज़्यादा लोग दुखी हैं। इस बार क्या मुद्दे लेकर जो हैं लोग वोट डालने निकलेंगे बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी से? सर, पहली बात तो मेरी कि हम महानपुर टू बसोली रोड की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बसंतपुर से लेकर बसोली तक के रोड की। जो बसंतपुर से लेकर बसोली तक का रोड है, उस रोड की इतनी खस्ता हालत हो चुकी है, इतनी बुरी हालत है उस रोड की। आज वो 28-30 सालों से रोड वो अगर बन के तैयार हुआ है, अभी तक उसकी यानी कि कुछ पैरवी तक नहीं हो चुकी, और सिंगल रोड है, वहाँ पे एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, इतने ज़्यादा एक्सीडेंट वहाँ पे होते हैं। तो उसकी वजह कौन है? हमने इतने नुमाइंदे यहाँ से भेजे हैं, हमारी आवाज़ दबी रह चुकी है। गांव की आवाज़, हमारे गांव की आवाज़ किसी ने आज तक बुलंद नहीं की हुई है। इसी वजह से हमारे जितने भी गांव के युवा हैं, ओल्ड एज पर्सन्स हैं, जितने भी हैं, लेडीज़ हैं, सब जितने भी हैं, वो लोग आज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। वो हमें कह रहे हैं कि आप आगे चलो, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। और इसी वजह से मैंने ये डीडीसी की इलेक्शन कंटेस्ट करने की सोची और मैं इस इलेक्शन में आया। रही बात डेवलपमेंट की, जो हमारे ड्यूटी होगी वो डेवलपमेंट हम हर एक डेवलपमेंट करवाएंगे। सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि एजुकेशन मेरा ये मानना है कि अगर जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, वो हर घर में पहुंच जाएगी तो हमें दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर एक इंसान को पता होगा कि किस डिपार्टमेंट से क्या काम लेना है। जैसे कि हम बात करें, हमारे नौजवान अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाए, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, हमें कोई सुन के राज़ी नहीं है वहाँ पे। क्यों नहीं सुनना चाहते हमें? वो ऐसी क्या वजह है कि हमें सुनना नहीं चाहती? इतनी अफसरशाही अभी हो चुकी है कि वो हम लोगों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। जॉब्स की बात अगर हम बात करें, जॉब्स तो है ही नहीं है हमारे पास। इतना कैलिबर है हमारे यहाँ पे। बसोली की बात करें, शीतल नगर की बात करें, इतना कैलिबर। सर, आपने रोजगार की बात की जी। आप एक युवा है, दलजीत को क्यों लगा कि मैं पॉलिटिक्स में जाके यहाँ से डीडीसी के इंतखाबात लड़ूं? आप रोज़गार कहाँ से देंगे? ऐसा क्या है बसोली में कि आप युवाओं को रोज़गार प्रोवाइड करें? देखिए सर, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने बात की डीडीसी इलेक्शन की, मेरा ये मानना है कि जब तक हम सिस्टम में आएंगे नहीं, सिस्टम में घुसेंगे नहीं, तब तक हम सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। हम आज डीडीसी की इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी भी मजबूरियाँ हैं कि हमें कुछ सुन के राज़ी नहीं है। यहाँ पे हमारे नौजवान आज खज्जल हो चुके हैं, बिल्कुल भी उनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। हमारे गांव में इतने पढ़े लिखे, अच्छे, सुलझे हुए नौजवान हैं, क्या वो लड़के, क्या वो लड़कियाँ। दलजीत कहाँ से रोज़गार देगा? सवाल ये था। हम रोज़गार प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे टूरिज़्म की बात की जाए, बसोली अपने शीतल नगर ब्लॉक में इतना ज़्यादा टूरिज़्म है, अगर हम टूरिज़्म को और डेवलप करें, वहाँ पे रोज़गार ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वहाँ पे हमें रोज़गार के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, रोज़गार ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे आपको पता है कि प्रेता और भूंड में कह रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पुरथू की मिनी गोवा के नाम से जाना जाता है, इतनी सुंदर प्लेस है वो, लेकिन वहाँ पर भी कुछ खास काम नहीं हुआ है। देखिए सर, वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट तो ज़ीरो है ना, ग्राउंड लेवल में डेवलपमेंट ज़ीरो है। बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे डेवलपमेंट तो ज़ीरो है, आएंगे, घूमेंगे, निकल जाएंगे, पर उनको वहाँ पे ठहरने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे खाने की कोई फैसिलिटी नहीं है। जब वो फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड, मैं ये नहीं कहता कि मैं प्रोवाइड करूँगा, कोई भी वहाँ जाए, परमिशन ले, वहाँ पर अपना रोज़गार स्टार्ट कर सकता है, उसको रोज़गार मिलेगा, ऑटोमेटिकली रोज़गार जनरेट होगा। जैसे आपको पता है कि प्रेता और बसोली में सुनने में आया है कि फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रही हैं। तो मेरा ये मानना है और मैं ये कहना चाहता हूँ, और ये हमारा हक भी बनता है, अगर हमें ये इग्नोर करेंगे हमारे नुमाइंदे, वो हम अब छीनेंगे उनसे
कि 50% मिनिमम 50% जो रोज़गार है वह तहसील बसोली के नौजवान जितने भी हैं उनको मिलना चाहिए। चाहे वो ऑफिशियल वर्क हो, पढ़े लिखे हमारे यहाँ के युवा हैं वो सब कुछ काम कर सकते हैं। आज हमें यहाँ से लेबर जो हमारी क्लास है उन्हें यहाँ से अपनी स्टेट छोड़ के बाहर की स्टेटों में जाके काम करना पड़ता है, लेबर का काम करना पड़ता है। अगर यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फैक्ट्री हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो हम क्यों बाहर के लोग यहाँ पे आके काम करें? हमारे पास इतने लोग हैं जो यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, अपनी खेती बाड़ी आराम से कर सकते हैं, घर पे रह सकते हैं, घर वालों की परवरिश अच्छे से कर सकते हैं, बच्चों की तालीम के लिए वो कर आपने सकते कहा हैं। कि टूरिज्म के लिए कहीं ना कहीं आपका इशारा था कि दलजीत सिंह जो है वो टूरिज्म को लेकर एक बढ़ावा यहाँ पे देगा, बूस्ट होगा बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी में। उससे आपको क्या क्या लगता है, कितना बेरोजगारी जो है ख़त्म हो सकती है बसोली में? जी सर, बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। जैसे मैं बात करूं कि अपनी शीतल नगर पंचायतों की सैलो है, पिक्कड़ है, सियालगे है, जानू है, अब इन सभी जगहों, इतनी खूबसूरत जगह है यहाँ पे, और वहाँ पे रोड्स फैसिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। जब तक कि वहाँ पे रोड्स नहीं पहुँचेंगे तो बाहर का टूरिज़्म यहाँ पे नहीं आएगा। हम बात कर सकते हैं, जैसे मैं बता सकता हूँ कि हिमाचल की बात करें, हिमाचल में हर एक टूरिज़्म स्पॉट पे रोड्स फैसिलिटी पहुँची हुई है। जब तक रोड नहीं है हम अपना टूरिज़्म कैसे सेटअप करेंगे? तो मेरा फर्स्टली यही होगा कि हमें अपना टूरिज़्म सेटअप करना है। टूरिज़्म जहाँ जहाँ हमारे अच्छी अच्छी जगह हैं वहाँ पर जाके हम उसको और ग्रो करेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे, उनके इश्यूज़, उनकी प्रॉब्लम्स हाईलाइट करेंगे, उनको रोड्स वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जब रोड्स वहाँ पे पहुँच जाएगा ऑटोमेटिकली टूरिस्ट खुद ब खुद वहाँ पे आएगा। हम टूरिस्ट को डाइवर्ट करेंगे उस तरफ कि यहाँ पे भी, हमारे यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है, यहाँ पे आएँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे रहें। और बाद में बात वही है कि जब तक कि वहाँ पे अगर फैसिलिटी, रोड ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अगर वहाँ पे नहीं पहुँचेगी, टूरिज़्म के बारे में कुछ नहीं होगा। आखिर में हमारे माध्यम से बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? सर, मैं सबसे पहले तो सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं डीडीसी इलेक्शन यहाँ पे लड़ रहा हूँ एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और जो मेरा निशान है, सिंबल है मेरा, वो सीज़र है, कैंची है। तो बैलेट पेपर पे मेरा 7वां नंबर है। तो मैं सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसे कहने को भी आता है कि जब तक आप लोग हमें मौका नहीं देंगे हम अपने आप को कैसे बता सकेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं आपके लिए। नौजवान है, जज्बा भी है, और कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी बन चुकी है कि हमें इस सिस्टम में आना पड़ रहा है, और हम इस सिस्टम में आके लोगों को ये बताना चाहते हैं कि इससे पहले जो नुमाइंदगी हुई थी वो मेरे नज़रों में वो सही नहीं हुई थी, क्योंकि उन्होंने एक अपना, उनका सिस्टम था कि जैसे कोई मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर ने अपना एक टाउट रखा हुआ है, वो उसके थ्रू काम लेगा, लोग उसके पास जाएंगे, वो मिनिस्टर के पास डायरेक्ट नहीं जाएंगे। मेरा ये मानना है कि मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ, हमने अपने हर इश्तिहार में अपने टेलीफोन नंबर दिए हुए हैं। मैं ये कहूँगा लोगों को कि आपने 24 आवर जब मर्जी मुझे डायरेक्ट फ़ोन करना चाहिए, किसी के थ्रू मुझे फ़ोन नहीं करवाना है, मुझे डायरेक्ट फ़ोन करें, मुझे डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, और उसे मैं डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और इनमें मेरी यही अपील है सबसे। और साथ में बात करूँ मैं, आपकी एक और इशू है हमारे यहाँ पर, बर्निंग इशू जिसे हम कह सकते हैं, ये अपना डाली खड की बात करें अगर हम, तो एक टाइम था, आज से 1-1.5 साल पहले, हमें जो वहाँ से मटेरियल मिलता था वो 2,000 या 3,000 में हमारे घरों में पहुँचता था। आज वही मटेरियल हमें 10,000, 15,000, 20,000 में हमारे घरों में पहुँच रहा है। जो वहाँ पे जितने भी ऑनर्स थे, ट्रैक्टर्स के थे या टिप्पर्स के थे, जितने भी ऑनर्स से थे, वो अपने इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, सब कुछ पे कर रहे हैं, बट वहाँ से उनको जो हमारे सोर्सेज थे, मैं ये नहीं कहता कि इसमें गवर्नमेंट का कुछ है, वो हमारे सोर्सेज थे, पिछले कई सालों से हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं, तो आज क्यों उन्हें बंद कर दिया? एक कोई कहता है कि फॉरेस्ट वाले बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं, कोई कह रहा है हिमाचल वाले, कोई कह रहा है पंजाब वाले। आज से तो पहले भी तो हम उन्हें यूज़ करते थे, आज एकदम से क्या हो गया कि हमें लोग ऐसे गुमराह कर रहे हैं कि कोई उनका इंटरफेरेंस होता है, उनका इंटरफेरेंस है, उसमें नुकसान किसका? आवाम का नुकसान हो रहा है, हम लोगों का नुकसान हो रहा है। तो इसमें आखिरी में यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे यही है कि आप लोग मेरा बढ़ चढ़ के साथ देंगे। हम करना चाहते हैं, हमारे में जज्बा है, हम आगे भी करेंगे। हार जीत ऊपर वाले के हाथ में है, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे। और मेरी आप सबसे यही अपील है, 4 तारीख को सुबह 7 बजे से लेके 2 बजे तक पोलिंग होगी, तो सब बढ़ चढ़ के साथ दें। और 7वां नंबर है हमारा बैलेट पेपर पे, उस पर मुहर लगा के हमें विजय बनाएं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात। शुक्रिया जी, शुक्रिया। और ये थे एडवोकेट दलजीत। फिलहाल यानी मुझे हाफिज कुरैशी की दीजिए इजाज़त। नमस्कार।